हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रिकल मशीन की, जो कि मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन समझने में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है और बच्चों की इतनी डिमांडिंग क्यों होती है, क्योंकि या तो बच्चों के बेसिक जो इसके फंडामेंटल होते हैं वो हमारे अच्छे नहीं होते हैं और हम इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ने लग जाते हैं, इसलिए हमारे को समझ में नहीं आता, या टीचर इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो फिर बच्चों को कहां से समझ में आएगा। लेकिन आज से हम इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन हमारे को समझ में नहीं आया है। इलेक्ट्रिकल मशीन मतलब होता क्या है? मैच्योरिटी। आप कितना मैच्योर हो और चीजों को कितना फील कर पा रहे हो। जितना आप इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर चीजों को फील करोगे, उतना ही बेटर तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल मशीन समझ में आएगा। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है उसका सिलेबस क्या होता है। उसके बाद हम एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो कि यहां पे मैंने यहां पे सिलेबस पहले से ही लिख रखा है। तो देखो बच्चों की फर्स्ट में हम यहां पे डील करेंगे ट्रांसफॉर्मर, और सेकंड में जो हम डील करने वाले यहां पे डीसी मशीन, और थर्ड में जो हम डील करेंगे वो है सिंक्रोनस मशीन, और आपके पास फोर्थ में हम डील करेंगे इंडक्शन मशीन। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस होता है। अब जहां पे अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एक स्टेशनरी डिवाइस होता है। स्टेशनरी डिवाइस मतलब कि आपके पास यहां पे कंडक्टर आपका स्टेशनरी होता है, और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपके पास टाइम वेरिंग नेचर का होता है। तो फेराडे लॉ ने बोला था, फेराडे साहब थे, उन्होंने बोला कि आप किसी भी कंडक्टर को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आ जाओ, मैं वहां पे ईएमएफ का डेवलप कर दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, कंडक्टर में। हमेशा याद रखना, ईएमएफ जो भी डेवलप होता है वो आपका हमेशा कंडक्टर पे होता है। बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि सर वो ईएमएफ डेवलप होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पे होता है या कंडक्टर में होता है। बच्चे, जो ईएमएफ का डेवलपमेंट होता है वो कंडक्टर पे होता है। ओके, तो ईएमएफ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वोल्टेज। वोल्टेज का डेवलप कर रहे हो आप। ओके, तो यहां पे जो आपके पास वोल्टेज का डेवलप होगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर, वो स्टैटिकली टाइप नेचर का होगा, स्टैटिकली नेचर टाइप का। क्योंकि यहां पे आपके पास देखो, आपको पता है कि यहां पे कंडक्टर आपका स्टेशनरी होगा, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होने वाले? टाइम वेरिंग नेचर की। तो यहां पे अगर टाइम वेरिंग नेचर के अंदर, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी भी कंडक्टर को लेके आओगे, जैसे कि ये कंडक्टर है, इसको मैं लेके आया, तो इसके अंदर क्या होने वाला? ईएमएफ का डेवलपमेंट होने वाला, मतलब वोल्टेज इस कंडक्टर के अंदर डेवलप हो जाएगा, और जो ईएमएफ होगा वो स्टैटिकली नेचर का होने वाला है यहां पे ट्रांसफॉर्मर के अंदर। और अगर मैं यहां पे सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ मशीन की बात करूं, ये तीनों मशीन आपके पास रोटेटिंग मशीन होती है। मतलब यहां पे आपके पास जो कंडक्टर होता है और जो फील्ड होती है, जैसे कि ये फील्ड है इधर से आ रही है और ये कंडक्टर है, इनके बीच में क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है। इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है तो इस कंडक्टर में ईएमएफ का डेवलपमेंट होता है। यह भी चीज किसने बोली? फेराडे ने। तो ये चारों की चारों मशीनें आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहने वाला है? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब चारों मशीन आपके फेराडे लॉ पे ही वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर तो फेराडे लॉ पे वर्क करेगी और बाकी की मशीन आपकी फेराडे लॉ पे वर्क नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यहां पे आपको रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है, यहां पे आपको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को लाया जाता है, उसके कारण यहां पे ईएमएफ का डेवलपमेंट किया जाता है। ओके, तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वहां पे मैं आपको अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे क्या क्या होने वाला है और इसका सिलेबस क्या है। तो यहां पे देखो बच्चे, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, ये एक रोटेटिंग मशीन होती है। यहां पे रोटेटिंग मशीन है तो आपके पास जो सिंक्रोनस मशीन, सर इंडक्शन मशीन है और डीसी मशीन, एक ही मशीन यूज कर लेते, सारी की सारी मशीन बनाने की कहां जरूरत है? बेटा याद रखना, सिंक्रोनस मशीन होती है जो जहां पे प्रीफर की जाती है, वो आपकी जनरेटिंग साइड में प्रीफर की जाती है, क्योंकि ये हाई पावर का यहां पे डेवलपमेंट करती है। अगर आपको हाई पावर का डेवलपमेंट करना है तो आप सिंक्रोनस मशीन यूज करते हो, मतलब जनरेटिंग साइड में आप सिंक्रोनस मशीन आप लगाते हो। और अगर आपको लोड साइड में आपको यूज करना है तो आप इंडक्शन मशीन यूज करते हो। अगर आपको लो पावर के लिए चाहिए तो आप यहां पे डीसी मशीन यहां पे यूज करते हो। जब हम डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे तो यहां पे इनकी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है इसका सिलेबस कितना है इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहले आता है कंसेप्ट ऑफ फेजर। तो कंसेप्ट ऑफ फेजर क्या होता है?
कि बच्चे जैसे कि मैं बात करूं कि यहां पे आपको सबसे पहले फेजर का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, कितना लीड कर रहा है, कितना लेग कर रहा है, करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड करता है। यहां पे आपके पास एक्टिव पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा, एपरेंट पावर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, पावर कैसे डिलीवर होती है, पावर कैसे एब्जॉर्ब होती है। तो ये कंसेप्ट ऑफ फेजर में हम पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली ये चीजें जो होती है कंसेप्ट ऑफ फेजर की, ये नेटवर्क के अंदर आपको बताई जाती है, लेकिन जिनको नेटवर्क का कम नॉलेज है उनको आपको इसी फर्स्ट सेशन में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत नेटवर्क को जरूर जान लेना, क्योंकि नेटवर्क बिना आपको इलेक्ट्रिकल मशीन आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको नेटवर्क का आना जरूरी है। ओके, तभी आप इलेक्ट्रिकल मशीन को इजी बना पाओगे और इसको फील कर पाओगे। अब देखो सेकंड यहां पे टॉपिक है कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, क्या क्या लॉ होते हैं इसके, जैसे कि फेराडे लॉ हो गया, फ्लेमिंग लॉ हो गया, आपके पास राइट हैंड कर्व रूल हो गया। ये सारे के सारे लॉस हैं, मैं आपको ट्रांसफॉर्मर में के अंदर ही बता दूंगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पे बताऊंगा। सारे के सारे लॉ में ट्रांसफॉर्मर में बता दूंगा और वहां पे बोल दूंगा कि भैया ये लॉ यहां पे यूज होगा, ये लॉ यहां पे यूज होगा। तो सारे लॉ में ट्रांसफॉर्मर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके बाद बात होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि जो ट्रांसफॉर्मर सभी का कंस्ट्रक्शन तो आपको बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप सारी की सारी वाइंडिंग करोगे और वाइंडिंग करने के बाद वहां पे कोर को आप सेल टाइप, कोर टाइप सारे के सारे हम कंस्ट्रक्शन के अंदर में यहाँ पे डील करने वाले हैं। अगर नेक्स्ट में बात करूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे डेवलप होता है, अभी अभी मैंने बताया कि फेराडे लॉ यहाँ पे ईएमएफ यहाँ पे डेवलप करता है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद लॉसेस के बारे में बात करने वाले कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं। ओके, हिस्टेरेसिस, एडी करंट लॉसेस। ओके, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पे टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट आप यहाँ पे प्रीफर करते हो, जैसे कि एक तो आपके पास ओपन सर्किट हो गया, एक आपके पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, ये आप प्रीफर करते हैं। ओके, और संपनर भी टेस्ट यहाँ पे यूज करते हैं, कहां पे उसको यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद एफिशिएंसी तो प्रत्येक मशीन की आपको निकालना पड़ेगा और टेस्ट भी प्रत्येक मशीन का आपको प्रीफर करना पड़ेगा। ओके, अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे निकालने वाले बच्चे, आपको पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज के बीच का डिफरेंस। मतलब आप ये चाहते हो कि कोई मशीन को अगर ऑपरेट कराते हो, जितना नो लोड पे वोल्टेज है उतना ही फुल लोड पे वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है, यही आपके पास क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो हमेशा आपको जो रिक्वायरमेंट होती है कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका सबसे कम होना चाहिए और एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप मशीन को बोल सकते हो कि इसकी गुड एफिशिएंसी है। ओके, और अच्छे से वर्क कर रही है और कम यहां पे लॉसेस हैं। रेगुलेशन कम का आने का मतलब क्या है, लॉसेस कम है। अगर रेगुलेशन ज्यादा आता है तो उसका मतलब क्या है कि यहां पे लॉसेस ज्यादा है। ओके, तो हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका कम आए और यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी ज्यादा आए। ओके, तो ये यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे और 9th में यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, इसके बाद हम पैरेलल ऑपरेशंस यहाँ पे करेंगे और इसके बाद ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम यहां पे डिस्कस करने वाले। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर का सिलेबस है, इससे बाहर कोई सिलेबस नहीं होता ट्रांसफॉर्मर का। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि है तो 4 मशीन, लेकिन यहां पे ना टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए यहां पे मतलब अगर आप मानोगे तो अप्रोक्सीमेट यहां पे पूरे टॉपिक को यहां पे मैंने ऊपर से ओवरव्यू दिया है इन टॉपिक्स का। तो टोटल टॉपिक्स की बात करूं तो मैं 60 to 65 टॉपिक्स आते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर। ओके, जिनको हम यहां पे डील करने वाले हैं। अब देखो इसके बाद ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मर की बात, और इसके बाद अगर मैं बात करूं डीसी मशीन की, तो डीसी मशीन का भी वही सेम रूल, ये रोटेटिंग मशीन है तो इसका कंस्ट्रक्शन हम पढ़ने वाले हैं। यहां पे ईएमएफ का जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, क्योंकि यहां पे रिलेटिव मोशन होने वाला है, कंडक्टर और आपके पास फील्ड के बीच में आपकी फील्ड होने वाली है, वो आपकी स्टेशनरी होने वाली है और कंडक्टर आपका मूवमेंट होने वाला है। फिर आप क्या करोगे, जो ये कंडक्टर है और आपके पास स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कंडक्टर रख दिया, ये घूमता रहेगा, तो इसके अंदर ईएमएफ का डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब वोल्टेज का डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब आपके पास फील्ड और कंडक्टर के बीच में क्या हुआ मेरे भाई, कि यहां पे रिलेटिव मोशन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहां पे डील करेंगे। इसके बाद कौन कौन से टाइप की यहां पे मशीन्स होती है, जैसे कि शंट हो गया, ओके, सीरीज हो गया, ओके, सेपरेटली एक्साइटेड हो गया, ओके, इसके अंदर भी आपके पास एक कंपाउंड हो गया, ओके, लॉन्ग शंट हो गया, शॉर्ट शंट हो गया, ये सारे की सारी चीजें हम यहां पे बात करने वाले हैं। अब इसके बाद आर्मेचर रिएक्शन। अभी आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है सर, आर्मेचर रिएक्शन जैसे कि मैं आपके पास जहां पे भी करंट का डेवलपमेंट होता है, जहां पे भी करंट होता है वहां पे क्या होता है मेरे भाई, वहां पे वो भी करंट होने के कारण वहां पे फ्लक्स का वो डेवलपमेंट करता है।
तो हमेशा याद रखना, मैं आपको जब बताऊंगा ये सारी चीजें आपको कंसेप्ट ऑफ फेजर में बता दूंगा, कैसे आपके पास करंट का डेवलपमेंट करते हो, कैसे आपने वोल्टेज दिया, वोल्टेज देने के बाद करंट का डेवलपमेंट हुआ, करंट का डेवलपमेंट होने के बाद एमएमएफ का डेवलपमेंट हुआ, एमएमएफ का डेवलपमेंट होने के बाद फ्लक्स का डेवलपमेंट हुआ, और फ्लक्स का डेवलपमेंट होने के बाद ईएमएफ का वहां पे डेवलपमेंट हुआ। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही सेशन में बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको अभी मैं तो आपको ऊपर ऊपर से आपको चीजें बता रहा हूं कि भैया यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। तो आर्मेचर जो होता है, तो आर्मेचर में क्या होता है, करंट होगा तो फ्लक्स होगा, और वो फ्लक्स जो वहां पे डेवलप होता है वो बेड होता है। ओके, मतलब उसका बेड इफेक्ट होता है, जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है उस पर ये इफेक्ट डालता है, उसको कम करने की कोशिश करता है, तो उससे ही आप क्या बोलते हो, आर्मेचर रिएक्शन। जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में डील करने वाले हैं। मतलब अगर डीसी मशीन में बात करूं तो सबसे बड़ा टॉपिक जो होता है वो आर्मेचर रिएक्शन ही उसका सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके बाद देखो बच्चे, यहां पे हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, और उसके बाद स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, इसकी बारे में बात करने वाले हैं। ओके, और इसके बाद ब्रेकिंग, कैसे आप ब्रेकिंग करते हो, और यहाँ पे लॉसेस की भी यहाँ पे बात होगी, और टेस्टिंग की भी यहाँ पे बात करेंगे। ओके, और ये एप्लीकेशंस भी यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन एप्लीकेशंस को हम क्या रखेंगे, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन। जैसे ही तीनों के तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट वाला जो सेशन होगा वहां पे आपको एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे रिलेशन वाइज, कि आपके पास डीसी मशीन के अंदर क्या इसके एप्लीकेशंस है, क्या कहां पे इसको यूज करते हो, सिंक्रोनस मशीन के एप्लीकेशंस और इंडक्शन मशीन के एप्लीकेशन, ये आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशंस बताने वाला हूं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं सिंक्रोनस मशीन की, तो सिंक्रोनस मशीन में भी वही बेसिक प्रिंसिपल तो आपका किसी का चेंज नहीं होने वाला, यहां पे भी कंस्ट्रक्शन आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन को आप अल्टरनेटर भी बोलते हो। ओके, सिंक्रोनस मशीन को ही आप अल्टरनेटर बोलते हो, और इसको हम जनरेटिंग साइड में यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे को हाई पावर डेवलपमेंट करना होता है, इसीलिए आप सिंक्रोनस मशीन को जनरेटिंग साइड में आप इसे यूज करते हो। अब बच्चे यहां पे भी हम आर्मेचर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, यहां पे भी आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे, यहां पे भी पढ़ेंगे। ओके, तो सेम आर्मेचर रिएक्शन का डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाला, लेकिन यहां पे लीडिंग, लेगिंग, यूनिटी, ऐसी सारी कंडीशंस आ जाएगी, तो वहां पे हम इसको आर्मेचर रिएक्शन को यहां पे भी हमारे को डील करना पड़ेगा। अब यहां पे इसके भैया कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। अब यहां पे स्लिप टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और इसके स्लिप टेस्ट मतलब जो आपके पास XT कैसे निकालते हो और XQ कैसे निकालते हो, कहां पे वोल्टेज ज्यादा होता है, कहां पे मिनिमम होता है, कहां पे रिलक्टेंस ज्यादा होता है, कहां पे आपके पास एयर गैप ज्यादा होता है, एयर गैप और रिलक्टेंस में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कहां पे पता चलेगी, जो शुरू के मेरे 3 to 4 सेशन होंगे उन्हीं में आपका ये बेसिक अच्छा होगा, और ये 3 to 4 सेशन के बाद ही आपका पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुरू के 3 से 4 जो सेशन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चे, तो उनको अच्छे से आपको सीखना है। अब देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूं पावर फ्लो की, तो इसके बाद हम बात करेंगे पावर फ्लो की, और इसके बाद यहां पे पैरेलल ऑपरेशन, और यहां पे बाद में बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर की हम बात करने वाले, जिसमें आपका सिंक्रोनस मशीन प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा। आप सिंक्रोनस मशीन कहां पे इसका यूज करते हो, एप्लीकेशंस, मैंने बोला कि सबसे लास्ट में हम इसके एप्लीकेशंस पे बात करने वाले हैं। अब देखो लास्ट में जो फोर्थ मशीन है आपके पास, इंडक्शन मशीन। ओके, तो यहां पे RMF हो गया, RMF मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे EMF डेवलप कर रहे हो, कहां पे, कंडक्टर पे। ये सारी चीजें हम इंडक्शन मशीन के अंदर बात करेंगे। अब देखो इंडक्शन मशीन के अंदर जो EMF का डेवलपमेंट होता है ना, वो भैया स्टैटिकली भी होता है और डायनेमिकली नेचर का भी होता है, दोनों नेचर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम जब इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम डील करेंगे। ओके, अब देखो यहां पे इसका भी कंस्ट्रक्शन हम पढ़ने वाले हैं, फिर यहाँ पे इसका वर्किंग ऑफ इंडक्शन मशीन, फिर यहाँ पे टॉर्क का कैसे प्रोडक्शन होता है। कहीं बच्चों को तो टॉर्क और स्पीड में कंफ्यूज रहता है कि सर स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, या टॉर्क क्या स्पीड में क्या रिलेशन है, ऐसी चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने बोला ना, हम बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से हम डील करेंगे, और आप भी अच्छे तरीके से समझोगे, तभी ये इलेक्ट्रिकल मशीन को आप इजी बना पाओगे मेरे भाइयों। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने के लिए आपको 2 महीने का टाइम तो देना ही पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी, और सिस्टमेटिक ढंग से आपको डेली आपको एक या दो वीडियो जितने भी आपको कंफर्टेबल हो उतने आपको वॉच करते हुए जाना है। अब देखो नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे पावर फ्लो। ओके, पावर फ्लो, जैसे यहाँ पे बात किया कि पावर का कैसे फ्लो होता है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करेंगे बच्चों, और इसके बाद स्टेडी स्टेट एनालिसिस, यहाँ पे स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, जो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे हम प्रीफर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे वापस वही लॉसेस की बात करेंगे,
वापिस यहाँ पे टेस्टिंग की बात करेंगे और सर्कल डायग्राम, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गेट में भी यार क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ओके, सर्कल डायग्राम के आजकल बंद कर दिए, बहुत कम कर दिए, तो सर्कल डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको इसको डील कर दूंगा कि कहां से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। और स्टार्टिंग मेथड, ओके, इंडक्शन मशीन को स्टार्ट कैसे किया जाए मेरे भाई, आपको पता है 3 इडियट मूवी देखी होगी, ओके, तो वहां पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडक्शन मशीन को कैसे स्टार्ट किया जाता है, ओके, तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करके भी देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे स्पीड कंट्रोल, कैसे आप स्पीड को कंट्रोल करोगे, और उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो मेरे भाई 1 फेज इंडक्शन मशीन। इतनी देर हमने बात किया 3 फेज इंडक्शन मशीन की, फिर बाद में हम बात करेंगे 1 फेज आपका इंडक्शन मशीन, और इसके बाद जो 14 हमारा टॉपिक होगा टाइम स्पेस एंड हार्मोनिक, ओके। तो ये सारी चीजें हम डील करने वाले हैं, मतलब ये टोटल अगर बात करूं 60 से 65 यहाँ पे टॉपिक्स हैं। अगर आप अच्छे तरीके से चीजों को फील करोगे, ओके, मैच्योरिटी लेके आओगे, तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन समझ में आएगा। तो यहां पे मैंने पूरा सिलेबस इसका डिस्कस किया है कि भैया इतना सिलेबस होता है इलेक्ट्रिकल मशीन का, और आपको इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो और मैंने आपको बता दिया कि शुरू के 3 से 4 सेशन आपको अच्छे तरीके से एक एक वर्ड मेरा अच्छे से सुनना है, तभी आप इलेक्ट्रिकल मशीन को इजी बना पाओगे, वरना इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे भाई, ओके। थैंक यू एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।